गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के अंतर्गत बेसल मेटाबॉलिक रेट आधारीय उपापचयन के बारे में। क्या होता है बीएमआर? एक कॉमन टर्म है जिसको आपने नाम भी सुना होगा और ये विशेष रूप से कभी भी प्रयुक्त होता है जहाँ भी हम शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की बात करते हैं। अब क्या होता है ये आधारीय उपापचयन, या जिसे इंग्लिश में कहेंगे बेसल मेटाबॉलिक रेट। आज हम उसी को जानेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से कारक हैं जो कि हमारे शरीर के बेसल मेटाबॉलिक रेट को प्रभावित करते हैं। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता क्या है? सबसे पहले तो ये एक रेस्टिंग फेज जो होता है शरीर का, यानी जब शरीर पूरी तरीके से आराम कर रहा है उस फेज में भी हमारी शरीर की क्रियाओं को चलने के लिए कुछ ऊर्जा, कुछ शक्ति की ज़रूरत होती है। ये जो शक्ति होती है इसी को आधारीय उपापचयन कहते हैं, या आधारीय उपापचयन दर कह सकते हैं, इसे बेसल मेटाबॉलिक रेट कह सकते हैं। अब सबसे पहले तो बेसल मेटाबॉलिक रेट को समझने के लिए ज़रूरी है कि समझें कि ये केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है, जिसमें टूट फूट भी होती है और कुछ निर्माण भी होता है। ये मैंने आपको पिछली कक्षा में जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म की हुई थी उसमें स्पष्ट किया ही था कि शरीर में कुछ शारीरिक कुछ ऐसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिससे जो कि शरीर की क्रियाओं के लिए ऊर्जा देने का काम करते हैं, जिसे कहते हैं अपचय। और कुछ ऐसे क्रियाएं होती हैं जिसमें कि शरीर के तंतुओं का या कुछ अवयवों का विघटन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, टूट रहा है, टूट फूट हो रही है। और टूटने के बाद क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है या पानी बन रहा है और ऊर्जा भी रिलीज़ हो रही है। ये क्या हो रहा है? इस वाली प्रक्रिया को अपचय कहते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें, उपचय अपचय, दोनों से मिलके ही हमारा मेटाबॉलिज्म उपापचयन बनता है। तो दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, समझना आवश्यक है। सबसे पहले तो होती है ऐच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं यानी कि वॉलेंट्री मसल्स को इस्तेमाल करते हुए जो भी क्रियाएं हो रही हैं। आपको कोई पेन उठाना है, आपको अपने पैरों की मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हुए चल के जाना है, बॉल खेलनी है, ये सब क्या हो रहा है? ये मांसपेशीय क्रियाएं आपका शरीर आपकी इच्छा से कर रहा है। तो ये ऐच्छिक क्रियाएं हैं, ठीक है ना। वॉलंटरी जो आप अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है यांत्रिक क्रियाएं। जैसे एक मशीन होता है, एक यंत्र होता है ना, उसको काम करने के लिए उसकी कुछ क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। उस मशीन को आपने ऑफ कर दिया तो क्या होगा? वो प्रोडक्शन बंद कर देगी, उत्पादन बंद कर देगी। लेकिन हमारा शरीर एक ऐसी मशीन है जो कि हमेशा पूरी ज़िंदगी चलता ही रहता है। उसका रेस्टिंग फेस होता है, जब आप सोते हैं तो वो रेस्टिंग फेस है, यानी कि शरीर की आराम करने वाली स्थिति है। लेकिन फिर भी उसमें भी शरीर की क्रियाएं चलती रहती हैं, जो यांत्रिक क्रियाएं हैं। आपके दिमाग में जो सपने आते हैं आपको, वो दिमाग जो मानसिक क्रियाएं हो रही हैं, दिमाग के जो भाग हैं, मस्तिष्क के जो भाग हैं, उसमें आपकी यादें कैद हैं। तो उसके आधार पे आपको बहुत कुछ याद रह जाती है, कोई बात का सपना आ जाता है, दिमाग में कुछ चलता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि सोते हैं तो ये सब चीज़ें आप भूल जाते हैं। कई बार आपने अनुभव किया होगा, किसी चीज़ को लेके आप तनाव में हैं, कुछ भी है, आपको नींद नहीं आती ठीक से, और अगर नींद आती है तो भी दिमाग में, मस्तिष्क में वही बातें चलती रहती हैं, उससे संबंधित बातों के सपने आपको आते रहते हैं। तो ये मस्तिष्क की यांत्रिक क्रियाएं हैं जो संपन्न हो रही हैं। तो ये यांत्रिक क्रियाएं, चाहे सोना है, खाना है, जिसमें खाना पचाने की क्रिया है, खाने को अवशोषित करने की क्रिया है, या फिर शरीर से ऊर्जा उत्पादन की क्रियाएं हैं, या ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, रक्त परिभ्रमण कहेंगे जिसे, या शरीर के तापमान को बराबर संतुलन में बनाए रखने की जो क्रियाएं हैं। फिर मांसपेशियों का संकुचन विमोचन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये हैं। ये कोशों का विकास है, ग्रंथियों से स्रावों का सिक्रेशन है। तो ये सब आंतरिक क्रियाएं हैं, जो यांत्रिक क्रियाएं हैं, चलती रहती हैं। चाहे आप जगे हों, चाहे आप सोए हों, चाहे आप कुछ काम कर रहे हों, तो भी ये क्रियाएं चलती रहती हैं। तो जब हम कोई शारीरिक श्रम का कार्य नहीं कर रहे और फिर हम
आराम से बैठे हैं रेस्टिंग फेस में और हमारे शरीर की यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा जो भी ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है उसी को हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट या बेसल मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उसे आधारीय उपपचयन कहते हैं। तो कोई भी क्रिया करने के लिए ऊर्जा की तो आवश्यकता होती है, इन क्रियाओं के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि मैंने आपको स्पष्ट किया, आधारीय उपपचयन क्या है? समस्त यांत्रिक क्रियाओं के लिए जो भी न्यूनतम शक्ति की आवश्यकता हो रही है उसी को आधारीय उपापचयन कहते हैं। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को, बेसल मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं। अब ये क्या है, प्रभावित क्या करते हैं? सबसे पहले आप देखिए शरीर का आकार व आकृति। शरीर का आकार कैसा है, शरीर की आकृति कैसी है? तो बीएमआर जो है वो शरीर के वज़न की अपेक्षा जो शरीर का क्षेत्रफल है, मतलब पूरा एरिया कितना है, सरफेस एरिया कितना है शरीर का, उसके ऊपर आधारित रहता है। तो जिन व्यक्तियों में चर्बी ज़्यादा होती है उनमें बीएमआर कम होता है, और जिनमें मांसपेशियों और सक्रिय तंतु ज़्यादा होते हैं तो उनमें बीएमआर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ रही है, रिलेशन समझ में आ रहा है आपको? जहाँ भी मांसपेशियाँ ज़्यादा हैं, एक्टिव टिश्यूज़ ज़्यादा हैं, वहाँ पे बीएमआर ज़्यादा होगा, और जहाँ पे फैट ज़्यादा है, वसा ज़्यादा है शरीर में, वहाँ पे बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होगा। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति लंबा है तो उसका बीएमआर ज़्यादा होगा, और जो कोई हाइट कम है जिसकी, क्योंकि क्षेत्रफल कम हो गया, तो फिर उसका बीएमआर दूसरे व्यक्ति से कम होगा। तो ये कुछ शरीर की आकृति का, आकार का प्रभाव बीएमआर के ऊपर पड़ता है। जहाँ भी शरीर में वसा का कंटेंट ज़्यादा है, फैट डिपोजिशन ज़्यादा है, वहाँ पे बीएमआर कम होगा, और जहाँ पे भी वसा का मस्कुलर टिश्यू ज़्यादा है या मांसपेशियाँ ज़्यादा है, वहाँ पे बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा। अब आप देखिए दूसरा पॉइंट, आयु, एज फैक्टर होता है। एज कैसे प्रभावित करती है? जब छोटा बच्चा होता है ना तो उसका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि विकास ज़्यादा हो रहा है, तीव्र गति से विकास हो रहा है। तो जहाँ विकास ज़्यादा होगा वहाँ मेटाबॉलिक रेट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि शरीर को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। ज़्यादा काम करना पड़ रहा है तो ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है। तो जब करीब बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद जैसे जैसे वो आगे 1-2 साल का होने लगता है, 1.5 साल के करीब तक उसका बीएमआर ज़्यादा होता है। और जब उसके बाद बाल्यावस्था से आते आते जब किशोरावस्था तक आता है तब भी मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये, क्योंकि अब विकास हो गया, जनरली किशोरावस्था तो 16-17 साल तक वो बच्चा लंबा भी हो गया, उसके मांसपेशीय जो क्या कहें कि मांसपेशीय शरीर का जो अंश होना था वो भी तैयार हो गया। मांसपेशियाँ टोन बोलते हैं जिसे, मांसपेशियाँ वो भी टिश्यू, मांसपेशीय भार जितना उसका होना चाहिए वो भी तैयार हो गया। तो फिर अब उसके बाद क्या होता है, शरीर के काम करने की स्पीड या गति थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि विकास की गति भी कम हो रही है। तो आमतौर पे ये विकास की अवस्थाओं में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में ये बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा रहेगा, और उसके बाद वयस्कावस्था में भी 20 से 25 साल तक भी ठीक रहता है, उतना नहीं रहेगा जितना कि किशोरावस्था में या बाल्यावस्था में रहा। और 25 साल की उम्र के बाद ये बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होने लगता है। तीसरा फैक्टर देखें, तनाव। मानसिक तनाव किसी भी प्रकार का होता है, चाहे मस्तिष्क का है, नाड़ियों का है, उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट के ऊपर प्रभाव गहरा पड़ता है। जितना हम ज़्यादा मांसपेशियाँ विश्राम की अवस्था में होंगी, आराम कर रही हैं, उतना ही बेसल मेटाबॉलिक रेट कम रहेगा। क्यों? क्योंकि टेंशन कम है, तनाव कम है। और उसके बाद जैसे जैसे आप काम, एक्टिविटी बढ़ाएंगे, मांसपेशियों का काम बढ़ेगा, ज़्यादा टेंशन में आ गए तो फिर क्या होगा, बीएमआर 10 से 15% बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आप देखिए, मानसिक श्रम।
मानसिक श्रम करना पड़ता है, उसमें भी ऊर्जा लगती है। हम शारीरिक श्रम करते हैं वो तो हमें दिखता है कि हाँ हम थक गए, लेकिन मेंटली भी जब कोई काम में आप लगातार दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, भले टेबल चेयर पे बैठ के आराम से काम कर रहे हैं, तो भी आपकी मेंटल एनर्जी लग रही है और इसमें भी आपका एनर्जी लग रही है, इसीलिए मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ेगा। तो जो मानसिक काम करने वाला व्यक्ति है उसकी कैलोरी की मांग होती है, लेकिन जो शारीरिक श्रम करने वाला व्यक्ति है उसकी कैलोरी की मांग उससे ज़्यादा होगी। दोनों में अंतर स्पष्ट समझ में आना चाहिए कि मानसिक ऊर्जा जो लग रही है वो कम लगेगी, लेकिन शारीरिक श्रम में लगने वाली ऊर्जा ज़्यादा लगेगी। इसलिए शारीरिक श्रम करने वाले एक मजदूर की ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होगी और मानसिक श्रम करने वाला कोई साइंटिस्ट है या कोई और ऐसे डेस्क जॉब करने वाला व्यक्ति है उसकी आवश्यकता ऊर्जा की कम होगी। तो समझ सकते हैं कि तो ऑब्वियसली जिसकी ज़्यादा है ऊर्जा की आवश्यकता उसका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा, जिसकी कम है, मानसिक शक्ति परिश्रम आप कर रहे हैं तो एनर्जी तो लगेगी लेकिन शारीरिक श्रम की तुलना में कम लगेगी। ठीक है, तो हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, मानसिक श्रम हो गया। अगला पॉइंट आ जाता है जलवायु। जलवायु से तात्पर्य है कि कैसा क्लाइमेट है, मौसम कैसा है, टेम्परेचर कैसा रहता है, तापमान कैसा है। शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल होता है, अपने को पता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और जब कभी हमें बुखार होता है तो क्या होता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तापक्रम बढ़ जाता है, भाई 99 डिग्री, 101 डिग्री, 100 डिग्री बुखार हो गया। तो फिर ये जो टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा, हीट, कोई भी चीज़ में गर्मी बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो क्या होगा, चीज़ों का, टिश्यूज़ का, ऊतकों का टूटना भी बढ़ जाएगा, विघटन बढ़ जाएगा, तो इसीलिए कैलोरी की ज़रूरत भी बढ़ जाएगी। तो ज्वर की अवस्था में जो शरीर में ज्वर हो जाता है उस स्थिति में शरीर का मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाता है, और अगर हम RDA देखें ज्वर की एक कंडीशन में तो वो अप्रॉक्सीमेटली 50% इंक्रीज़ हो जाता है एक सामान्य व्यक्ति से। तो ये एक अंतर है। अच्छा, जलवायु में एक चीज़ और देखने वाली बात है कि ठंडे प्रदेश हैं, गर्म प्रदेश हैं। ठंडे, आपने नोटिस किया होगा सर्दियों में हम क्या खाते हैं, सर्दियों में हम ज़्यादा घी वाली चीज़ या खुद को गर्म रखने के लिए वो गोंद के लड्डू खाते हैं। ये एक पुरानी परंपरा है वो जो चल रही है। तो गोंद के लड्डू में क्या है कि हम घी भी डाल रहे हैं, मेवे भी डाल रहे हैं, उससे क्या मिल रहा है, गोंद भी डाल रहे हैं, उससे हेल्दी फैट्स मिल रहे हैं, शरीर को अच्छे उत्तम वसा प्राप्त हो रहे हैं, और जो कि शरीर को, आपको पता ही है कि वसा 9 कैलोरी ऊर्जा दे रहा है, प्रति ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा दे रहा है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि शरीर के तापमान को थोड़ा बढ़ाने में, शरीर को गर्म रखने में मदद मिलती है। तो बहुत ही सामान्य हो जाती है ये बात कि जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पे लोगों का मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा और जो गर्म प्रदेश है वहाँ पे थोड़ा कम होगा। फिर उसके बाद आप देखिए पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति। तो जब आप अच्छे पोषण में सुपोषित हैं, हेल्थ अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छी है, तो आप क्रिया कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, एक्टिविटी कर पाएंगे, मांसपेशियों का ज़्यादा शारीरिक श्रम में इस्तेमाल करेंगे तो मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा। और अगर किसी प्रकार के कुपोषण का शिकार हैं तो क्या होगा, शरीर के पास संचित ऊर्जा नहीं है खर्च करने के लिए, कोई बीमारी हो गई, कोई उपवास है, व्रत रखते हैं, उस दिन हम नहीं खा रहे, एनर्जी वाली कोई चीज़ नहीं ले रहे, ठीक है, तो या कम ले रहे हैं, हमारी ऊर्जा का जो इनटेक है व्रत में, उपवास में कम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में शरीर का मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाएगा। हम कुछ खाते हैं तो उसको शरीर को प्रोसेस करना पड़ता है, क्रिया करना पड़ता है, पाचन भी करना पड़ता है, उसके पाचन अवशोषण की क्रियाओं में फिर ऊर्जा लगती है, प्रोसेस लगती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पोषण की स्थिति भी है कि आप कुपोषित हैं तो मेटाबॉलिक रेट आपका कम रहेगा, ठीक से खा पी नहीं रहे तो मेटाबॉलिक रेट कम रहेगा। तो एक सुपोषित व्यक्ति है जो काम कर रहा है, अच्छे से अपने ड्यूटीज़ का निर्वाह कर रहा है, तो उसका मेटाबॉलिक रेट हाई रहेगा। आंतरिक ग्रंथि का स्राव, आंतरिक ग्रंथियाँ जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ होने वाले हॉर्मोन्स हैं, थायराइड है, वो भी बेसल मेटाबॉलिक
रेट के ऊपर असर डालता है, प्रभाव डालता है। तो बीएमआर के संतुलन को बनाए रखने के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि थायराइड का स्त्रावण, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन का स्त्रावण ठीक प्रकार से होता रहे। थायराइड ज़्यादा सक्रिय हो जाता है तो शरीर में रासायनिक प्रक्रिया तेज़ हो जाती हैं और हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। और जब थायराइड थोड़ा कम इनएक्टिव है या अक्रियाशील है या कम कार्य कर रहा है, ज़्यादा सक्रिय है, तो क्या होगा, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन है थायरॉक्सिन, उसका उत्पादन कम होगा तो क्या होगा, ग्रोथ भी कम होगी और मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाएगा। तो ऐसे लोगों में मोटापा, शरीर का भार, वसा का जमाव अधिक होगा। इसी प्रकार से पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड से जो निकलने वाला रस है, वहाँ भी उसकी अधिकता से भी बीएमआर बढ़ जाता है। और कई बार संवेगों की स्थिति है, बहुत गुस्सा आ गया, कोई दर्द हो रहा है, डर लग रहा है, ऐसे वाली कंडीशंस में भी जो हमारा पीयूष ग्रंथि है, एड्रिनल ग्लैंड से एपिनेफ्रिन हार्मोन निकलता है और जिससे कि हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपकी हृदय की गति बढ़ जाती है, दिल धक धक होने लगता है, तेज़ गति से हार्ट बीट करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखें आप, निद्रा प्रभावित करती है। अगर आपने रेस्ट नहीं किया, स्लीप नहीं ली प्रॉपर, तो शरीर का मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा। तो जब आप सो रहे हो, रेस्ट फेस कर रहे हो, बिल्कुल ही आराम से क्या कहें कि सो पा रहे हो, तो शरीर ठीक से काम कर पाता है। तो कई बार ये होता है कि आपने तनाव में सो रहे हैं या नींद ठीक से नहीं आई, तो फिर क्या होगा, तो फिर शरीर ठीक से कार्य नहीं कर पाता। तो मेटाबॉलिक रेट के सही बने रहे, इसके लिए स्लीप, एक साउंड स्लीप, अच्छे प्रकार से सोना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लास्ट पॉइंट देखिए, गर्भावस्था प्रेगनेंसी में क्योंकि ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, ग्रोथ हो रही है, टिश्यू ज़्यादा बन रहा है, सक्रिय तंतुओं का विकास ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी प्रकार से किसी भी अवस्था में अगर विकास ज़्यादा हो रहा है, तीव्र गति से विकास हो रहा है, कोशिका वृद्धि हो रही है, तो उसको करने के लिए शरीर को काम करना पड़ेगा। मतलब शरीर को ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, मतलब मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब फैक्टर्स हैं जो कि हमारे शरीर के मेटाबॉलिक रेट को प्रभावित करते हैं। आशा करती हूँ कि ये आपको स्पष्ट हो गए होंगे और ये इसी के साथ ये वाली यूनिट भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म कंप्लीट हो गया तो फर्स्ट 2 यूनिट्स हमारी आहार पोषण की पूरी हो जाती हैं। एक चित्र और देखें आप आगे, इसमें थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर दूं, हम कई सारी क्रियाएं करती हैं। हमने 2 प्रकार की क्रियाओं की बात की, एक तो हमने यांत्रिक क्रियाओं की बात की जो कि हमारा शरीर कर रहा है, और दूसरा हमारी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, जिससे तात्पर्य ये है कि हम अपने मांसपेशियों को इस्तेमाल करते हुए क्या शारीरिक श्रम का काम कर रहे हैं। तो अब ये जो सामने आपके टेबल दिख रही है, इसमें जितनी भी क्रियाएं हम कर रहे हैं उसमें कितनी शक्ति, कितनी ऊर्जा लगती है या खर्च होती है, वो आप देखिए। तो अगर 10 मिनट आप साइकिल चलाते हैं बराबर सीधे रास्ते पे, तो देखिए 0.734 कैलोरीज पर केजी, ये पर केजी है, जितना आपका शरीर का भार होगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ठीक है। तो इतनी लग रही है, और वही ऊंचाई पे, चढ़ाई पे आप साइकिल चला रहे हैं तो ये रिक्वायरमेंट और बढ़ जाएगी, अधिक ऊर्जा खर्च होती है। इसी प्रकार से कोई बैठे बैठे आप क्लास सुन रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, तो क्या है 0.245 मल्टी, ये 10 मिनट में है, और प्रति किलोग्राम शारीरिक भार से गुणा कर दीजिए। इसी प्रकार से नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं तो 0.269 कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट इन 10 मिनट्स। अलग अलग ये पूरी क्रिया आप देखेंगे तो इस टेबल को देखने से आपको स्पष्ट हो जाएगा। हम और कुछ काम नहीं कर रहे, भोजन ही कर रहे हैं या बैठ के पढ़ रहे हैं, तो कितनी एनर्जी हमारे शरीर से लग रही है। और उसके कंपैरिजन में, तुलना में, अगर हम शारीरिक श्रम वाले काम कर रहे हैं, जैसे कि हम झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, या तैरना या पैदल चलने का काम कर रहे हैं, या और गार्डनिंग कर रहे हैं, कुछ मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, तो फिर हमारी उसकी अपेक्षाकृत ज़्यादा एनर्जी लगेगी।
ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। तो इस प्रकार से शक्ति व्यवस्थापन के अंतर्गत ये सभी विषय हमने पढ़े। धन्यवाद।